स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारी मैकेनिक्स की क्लास। बीएससी पार्ट फर्स्ट, मैकेनिक्स, एंड यूनिट सेकेंड। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ाया उसमें किसी टाइप की कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हाँ, सेकेंड यूनिट में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं आप लोगों को पता है। द्रव्यमान केंद्र से हमने शुरू किया था। द्रव्यमान केंद्र के बारे में हमने पढ़ा, द्रव्यमान केंद्र की गति। कल की क्लास में हमने क्या देखा, द्रव्यमान केंद्र से जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने आपको करवा दिए, तो वहां से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है ना, और भी मुझे कुछ वैसे क्वेश्चन मिले अगर आपके एग्जाम से रिलेटेड तो मैं और भी करवा दूंगी। इसलिए आप लोग हर टॉपिक के बाद में या तो है ना एक आध पेज छोड़ दिया करो आप लोग, कभी जैसे कोई क्वेश्चन पर्टिकुलरली उसी टॉपिक से रिलेटेड मिल गया तो ताकि जैसे मैं करवाऊँ ना तो आप लोग वहाँ कर लो, तो बाद में आप लोग को ऐसे कंफ्यूजन ना हो। वैसे तो ठीक है, सारा का सारा आप फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट ही चल रही है तो आप पूरी थ्योरी लिख लो, कहीं भी क्वेश्चन करो, उससे मतलब नहीं है भाई। ये हमें समझ में आ जाएगा कि ये सारे क्वेश्चन सेकेंड यूनिट से रिलेटेड ही है, लेकिन फिर भी हाँ, हर टॉपिक के बाद टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो बाद में पढ़ने में हमें थोड़ी और आसानी होती है ना। तो इसलिए जैसे कल मैंने द्रव्यमान केंद्र करवाया था परसों क्लास में, तो फिर कल मैंने उसके क्वेश्चन करवा दिए थे, तो ताकि आप लोग जैसे ही टॉपिक पढ़ोगे, फॉर्मूले पढ़ोगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे तो आपको पूरी बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। खैर, नेक्स्ट कल हमने स्टार्ट किया था टक्कर, टक्कर या संघट्ट। टक्कर, ठीक है, आप लोग को अच्छे से समझ में तो आ गया होगा। कल मैंने टक्कर का पूरा कॉन्सेप्ट बताया था सबसे पहले कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग टक्कर का क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स ने टक्कर को क्या कहा, टक्कर की परिभाषा भौतिकी के हिसाब से क्या दी गई, ये सारी बातें हमने देखी। ठीक है, उनमें कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? अच्छे से सब समझ में आ गया होगा? हाँ, तो अब जैसे कल हमने टक्कर के बारे में क्या क्या पढ़ा कि टक्कर किसे कहते हैं, टक्कर में कुल संवेग, कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। फिर हमने टक्कर के प्रकार के बारे में पढ़ा, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर के बारे में पढ़ा, उन दोनों में क्या अंतर है, उनके बेस पे हम उनकी क्या परिभाषा देख सकते हैं, इन सब बातों के बारे में पढ़ा। और हम लिख रहे थे टक्कर के प्रकारों के विषय में लिख रहे थे ना, तो हम वहां से ही वापस कंटिन्यू करते हैं। तो कल मैंने आपको टक्कर की डेफिनेशन लिखवा दी थी, उसके बाद हमने देखा था कि दो प्रकार के होते हैं टक्कर, ठीक है ना, इनके प्रकारों के बारे में हमने नहीं बताया था। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला हेडिंग डालो, प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर, कल मैंने आप लोगों को वैसे बता दिया था कि प्रत्यास्थ टक्कर कौन सी होती है कि जिसमें कुल संवेग और कुल गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित रहते हैं, मतलब टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में दोनों ही कैसे रहेंगे, उनका जो कुल मान है वो संरक्षित रहेगा, बराबर रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, वह टक्कर जिसमें टक्कर करने वाले पिंडों के जिसमें टक्कर करने वाले पिंडों के संवेग व गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहें तो वह टक्कर क्या कहलाती है, प्रत्यास्थ टक्कर।
वह टक्कर जिसमें टक्कर करने वाले पिंडों के संवेग व गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहें तब वह क्या कहलाती है, प्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कैसे पालन करेगा ये। तो देखो, संवेग संरक्षण सिद्धांत से क्या लिख सकते हैं, टक्कर से पूर्व कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद कुल संवेग। ठीक है ना, संरक्षण का मतलब क्या होता है कि टक्कर से पहले जितना संवेग का मान है वो बराबर हो टक्कर के बाद कुल संवेग के, मतलब संवेग के दोनों मानों में कुछ भी परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो ये संवेग संरक्षण सिद्धांत होगा। अब संवेग से आप क्या समझते हो, रेखीय संवेग आपको लोगों ने पढ़ा होगा, P बराबर क्या होता है, mv मास इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग के बराबर होता है किसी कण का संवेग। ठीक है ना, अब यहाँ टक्कर से पूर्व कुल संवेग की बात करें तो यहाँ हम जैसे नॉर्मल कंडीशन में हम क्या लेते हैं, टक्कर किन्हीं भी दो कणों की टक्कर लेते हैं कि कोई भी दो कण हो, ये दोनों आपस में टक्कर कर रहे हो, तो टक्कर से पहले इन दोनों के वेग हम क्या ले लें, u1 और u2, और द्रव्यमान इनका m1 और m2 हो। ठीक है, फिर ये दोनों टक्कर कर लेंगे तो टक्कर के बाद इनके वेग भी बदल जाएंगे, द्रव्यमान तो वही रहेगा, द्रव्यमान m1 m2 रहेगा, और जबकि वेग तो अंतिम वेग हम v1 और v2 मान लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ हम सारे जो फॉर्मूले अभी आगे भी हम जो भी करेंगे, ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे हम जो भी करेंगे तो ध्यान रखना मोस्टली हम सारे केस कौन से लेंगे, दो पिंडों के टक्कर की, दो कणों के टक्कर की। ठीक है ना, तो उनके द्रव्यमान m1 m2 मान लो, तो टक्कर से पहले या बाद में द्रव्यमान में तो कुछ परिवर्तन होगा नहीं, परिवर्तन किस में होगा, पिंडों के वेग में। तो प्रारंभिक वेग अगर हम इनका u1 u2 ले लेते हैं और अंतिम वेग हम v1 v2 ले लेते हैं, तो संवेग संरक्षण से हम क्या लिख सकते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ये होता है हमारा संवेग संरक्षण का सिद्धांत। सही है कि दोनों कणों का, पहले कण का कुल संवेग और दूसरे कण का संवेग, और दोनों का योग कितना हो गया, टक्कर से पहले कुल संवेग। ऐसे ही टक्कर के बाद में पहले कण का संवेग, दूसरे कण का संवेग, और ये तो दोनों का टोटल क्या हो गया, टक्कर के बाद में कुल संवेग, और ये दोनों मान क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, मतलब कि संवेग संरक्षित रहेगा कणों का। ठीक है, सेम इसी तरह हम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से देखें, गतिज ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से, तो सेम वही टक्कर से पूर्व कुल गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद कुल गतिज ऊर्जा। कुल गतिज ऊर्जा, तो टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर के बराबर होती है। अब यहाँ पे बिल्कुल दोनों कणों के लिए लेंगे गतिज ऊर्जा, तो कणों का प्रारंभिक वेग हमने क्या लिया था, u1 और u2, तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। पहले कण की गतिज ऊर्जा जो u1 वेग से गतिशील है, और दूसरे कण की गतिज ऊर्जा जो u2 वेग से गतिशील है। ठीक है, टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा, और टक्कर के बाद कुल गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो 1/2 m1 v1 स्क्वायर
प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ये होता है हमारा टोटल प्रत्यास्थ टक्कर, जिसके अंदर कणों का कुल संवेग और कुल गतिज ऊर्जा दोनों कैसी रहती है, संरक्षित रहती है। ठीक है, यहाँ आप नीचे लिखना चाहो साइड में तो लिख लेना कि यहाँ u1 एंड u2 ये तो क्या है, कणों के प्रारंभिक वेग। ठीक है ना, आप कहीं भूल नहीं जाओ तो लिख लेना साइड में, प्रारंभिक वेग है। और v1 एंड v2 ये क्या है, कणों के अंतिम वेग। नोट कर लो। ठीक है, वेग में परिवर्तन तो होगा, ये आप लोग नॉर्मली भी जानते हो ना कि डेली में हम किसी चीज से अगर टकरा जाते हैं तो टकरा के क्या होता है कि जैसे पहले मान लो कभी हमारा ध्यान नहीं होता, हम अपने अलग वेग में चलते रहते हैं, अचानक सामने कोई पत्थर आ गया या कैसे भी, या कोई और सामने से आ रहा है, हमारा ध्यान नहीं और हम टकरा गए, या मान लो हम चलते चलते कोई दीवार या कोई दरवाजा आ गया, वहां पहुंच गए और हम जाके सीधे उससे टकरा गए, तो टकराते ही क्या होता है, हम थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं और हमारे वेग में कुछ ना कुछ चेंज तो होता है। या तो कई बार हम टकरा करके और बड़ी फास्ट गति से बिल्कुल दौड़ से जाते हैं तो वेग तेज हो गया, कई बार हम बिल्कुल रुक से जाते हैं तो वेग कम हो जाता है ना। लेकिन वेग में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। द्रव्यमान तो हमारा उतना ही होता है, ऐसा तो नहीं है कि टक्कर से पहले आप भारी होते हो, टक्कर के बाद आप हल्के हो जाते हो। ठीक है, तो द्रव्यमान उतना ही रहेगा और वेग में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, नोट कर लिया। ये बस इनको प्रदर्शित करने का तरीका है। प्रत्यास्थ टक्कर अगर मान लो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है या बड़े क्वेश्चन में भी अगर आपसे ये पूछ लिया कि टक्कर किसे कहते हैं और टक्कर के प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, तो पहले आप पूरे टक्कर की डेफिनेशन दोगे, उसको समझाओगे, फिर आप लिखोगे कि टक्कर के 2 प्रकार होते हैं, उन पे किस आधार पे अंतर होता है वो आप लिख दोगे, फिर उनके प्रकार में पहला आप लिखोगे प्रत्यास्थ टक्कर। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये पूरी चीज लिखनी पड़ेगी कि संवेग गतिज ऊर्जा हम दोनों संरक्षित रखने की बात कर रहे हैं। अब ये दोनों संरक्षित कैसे रहे, तो संरक्षित इस प्रकार से, संवेग का संरक्षण सिद्धांत ये हुआ और ये हमारा क्या हो गया, गतिज ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप तब वहां ये कंप्लीट चीजें बता के आओगे। ठीक है, चले आगे। दूसरा टाइप कौन सा है, अप्रत्यास्थ टक्कर। दूसरा प्रकार लिखो अप्रत्यास्थ टक्कर। जो स्टूडेंट्स ये क्लास पहली बार ले रहे हो उन्हें मैं फिर एक बार बता दूं कि पहली चीज तो आप लोग शुरुआत से क्लास लीजिए। आप लोग बीच में से कोई भी वीडियो देख लेते हो और फिर वो पूछने लग जाते हो मैम कौन सी क्लास है, कौन सी यूनिट है, कौन सा लेक्चर है, समझ में नहीं आ रहा, ऐसे है ना। तो पहली चीज तो कि आप लोग शुरू से देखो पूरा, और अगर आप लोग बीच में से भी स्टार्ट कर रहे हो तो भी मैंने मेंशन कर रखा है बीएससी पार्ट फर्स्ट की क्लास है मैकेनिक्स की, जो शायद आपका फर्स्ट पेपर ही होता है, और सेकेंड यूनिट उसमें चल रही है। फर्स्ट यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकेंड यूनिट के भी हम 2-3 वीडियोस हम कर चुके हैं जिनमें हमने इसकी शुरुआत द्रव्यमान केंद्र वगैरह, इसीलिए मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में पहले आपको थोड़ा उससे पहली क्लास के बारे में बता देती हूँ कि हमने क्या किया था, ताकि जो स्टूडेंट पहली बार भी देख रहे हैं उनको ये पता चल जाए कि इस यूनिट में इतना काम हो चुका है, तो वो उससे कुछ पहले के वीडियोस देखें। ठीक है, और वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मेंशन कर देती हूँ जब कोई न्यू यूनिट स्टार्ट होती है कि यूनिट सेकेंड, तो उस वीडियो के आगे से नेक्स्ट सारे लेक्चर्स उस सेकेंड यूनिट से रिलेटेड होंगे। ठीक है ना, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो। ठीक, अब हम बात करते हैं अप्रत्यास्थ टक्कर की। तो अप्रत्यास्थ टक्कर में हमने देखा कि संवेग संरक्षित रहेगा लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, वह टक्कर जिसमें
केवल कणों का संवेग संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा नहीं। क्या कहलाती है? अप्रत्याशित टक्कर। अप्रत्याशित टक्कर कहलाती है। मतलब इसमें हम ये देखते हैं कि कणों से पहले जितनी गतिज ऊर्जा होती है, बाद में गतिज ऊर्जा हमें उतनी नहीं मिलती है। ठीक है ना। और ये चीज मैंने कल भी आप लोगों को बताई थी कि कणों की कुल ऊर्जा उतनी ही मिलेगी, कुल ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, गतिज ऊर्जा उतनी नहीं मिलेगी। मतलब ऊर्जा का रूप चेंज हो जाएगा, किसी अन्य रूप में मिलेगी आपको वो ऊर्जा। पहले जो कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में थी, बाद में हो सकता है आपको कुछ ध्वनि ऊर्जा के रूप में मिले, कुछ ऊष्मा के रूप में मिले। तो टोटल ऊर्जा तो उतनी ही रहेगी, कुल ऊर्जा उतनी रहेगी, लेकिन गतिज ऊर्जा उतनी नहीं रहेगी। तो यहाँ केवल क्या होगा? संवेग संरक्षण सिद्धांत। तो लिखो संवेग संरक्षण सिद्धांत से यहाँ क्या लिख सकते हैं? m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर। टकराने से पूर्व कणों का वेग m1 u1 और टकराने के बाद m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। ये हो गया हमारा संवेग संरक्षण सिद्धांत। लिख लो। गतिज ऊर्जा तो संरक्षित होगी नहीं, और u1 u2 v1 v2 यहाँ पता ही है, पहले हमने लिख ही लिया। u1 u2 क्या है? कणों का प्रारंभिक वेग, v1 v2 कणों का अंतिम वेग। पहले लिखा हुआ है, फिर भी लिखना चाहो तो फिर लिख लेना। u1 u2 यहाँ क्या है? कणों का प्रारंभिक वेग तथा v1 v2 कणों का अंतिम वेग। लिख लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? अभी तक तो ओनली नॉर्मल हम टाइम देख रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम पर्टिकुलर इनके लिए केस पढ़ेंगे, प्रत्यास्थ टक्कर के लिए और अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए। किसमें? एक विमा में, ठीक है ना। एक विमीय टक्कर हम पढ़ेंगे। किसी भी निर्देश तंत्र में एक विमीय दो कणों की टक्कर हम देखेंगे। प्रत्यास्थ टक्कर कैसी होती है और अप्रत्यास्थ कैसी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप टॉपिक डालो। कणों की सम्मुख एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर
कणों की सम्मुख तथा एक विमीय, यहाँ बीच में तथा लगा लेना, सम्मुख तथा एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर, मतलब कि एक विमीय का मतलब समझ गए ना आप, मतलब सिंपली ऐसे वन डायमेंशन में, और सम्मुख मतलब बिल्कुल दोनों आमने सामने रहते हुए टक्कर कर रहे हो, वो स्थिति की हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कणों के सम्मुख तथा एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर, इसको हम सीधी प्रत्यास्थ टक्कर भी बोल सकते हैं। ये दोनों कण बिल्कुल सीधे सीधे एक दूसरे के आमने सामने और फिर भी टकरा रहे हैं, किसमें, एक ही विमा में, मतलब एक विमा का मतलब क्या हुआ, दोनों कणों की गति कैसी है, सरल रेखीय गति, समझते हो ना। वन डायमेंशन का मतलब सरल रेखीय, टू डायमेंशन हो जाता तो ये हो जाता हमारा एक्स वाई दोनों, और तीन डायमेंशन में ये हो जाता एक्स वाई जेड, तीनों अक्ष की बात करते हैं हम, है ना। तो अभी सिर्फ एक अक्ष के सापेक्ष है, या हम ये कह सकते हैं कि कणों की गति कैसी है, अभी सरल रेखीय गति है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ हम देखते हैं कि कंडीशन कैसी होगी। तो देखो, जैसे हमने ये माना, पहले आप लोग यहाँ देखो, नोट बाद में करना। कोई भी दो कण हमने ले लिए, द्रव्यमान है m1, इसका द्रव्यमान मान लिया हमने m2, m1 तथा m2 दोनों द्रव्यमान ले लिया। अब इनका प्रारंभिक वेग हम देखें तो वेक्टर u1 वेक्टर u2, इन दोनों कणों का क्या हो गया, ये प्रारंभिक वेग हो गया, ठीक है। हम ये मानते हैं इस कंडीशन में कि u1 वेग जो है वो बड़ा है u2 वेग से, मतलब u2 से ज्यादा स्पीड से u1 आ रहा है। जैसे होता है ना, कोई दो गाड़ी चल रही है, आगे वाला कैसे थोड़ा ठीक ठीक स्पीड में चला रहा है और पीछे वाला बड़ी फास्ट चल रहा है, वो कहीं से एकदम फास्ट चलाता हुआ आता है और आगे वाले को ठोक देता है सीधे, ठीक है ना। तो वही वाली कंडीशन आप देख सकते हो, u2 स्लो है और u1 का वेग कैसा है, फास्ट है, ठीक है। ये कंडीशन तो कब है, टक्कर से पूर्व। टक्कर से पूर्व, ठीक है। अब जब ये दोनों कण टकराए तो टकराने के बाद इनकी कंडीशन कुछ कैसे हो गई, ऐसे। आप लोग इनको है ना थोड़ा और दूर दूर बनाना कॉपी में, ये तीन अलग अलग कंडीशन बनाऊंगी मैं यहाँ पे, है ना, तो ताकि आप लोगों को क्लियर रहे, इसलिए ये थोड़ा और चाहे तो इधर बना लेना आप, तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है u2 वेक्टर से, ठीक है। अब ये टक्कर की स्थिति, तो इनके द्रव्यमान दोनों m1 m2 ही रहे, ठीक है ना, लेकिन दोनों कण कैसे हो गए, बिल्कुल टकरा गए और इस स्थिति में चिपक गए ये दोनों। तो इसको हम क्या मानते हैं, ये है टकराने की स्थिति, ठीक है। और टक्कर करने के बाद दोनों फिर कैसे अलग अलग चले गए वापस, फिर ये हमारा हो गया m1 और ये हमारा हो गया m2। अब इनके वेग में परिवर्तन हो गया, तो इसका वेग हमने मान लिया कितना हो गया, अब वेक्टर v1 और ये वेक्टर v2। और अब क्या हुआ, पहले तो u2 था, जो m2 द्रव्यमान था वो स्लो चल रहा था, पहला वाला द्रव्यमान m1 फास्ट था। अब यहाँ जाकर के टकराने के बाद m2 फास्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, v2 ग्रेटर देन हो जाएगा v1, मतलब v2 का वेग कैसा, v1 के वेग से ज्यादा हो जाएगा। पहले तो जबकि क्या था, u1 का वेग u2 से ज्यादा था, ठीक है ना। तो ये स्थिति कौन सी है, टकराने के पश्चात की। टकराने के पश्चात, और ये पूरी स्थिति कैसी है, एक विमीय हमने लिखी है, तो ये पूरा मान लो आपकी एक विमा में है, ठीक है ना, बिल्कुल सरल रेखीय गति है, ये लोग कहीं इधर उधर नहीं घूम रहे। फिर से आप तीनों कंडीशंस देख लो, कि जैसे मान लो कोई भी दो अलग अलग लोग हैं वो चल रहे हैं, ठीक है ना, ये अलग अलग गाड़ियों पे चल रहे हैं। अब मान लो ये जो m2 द्रव्यमान है, प्रारंभिक वेग इन दोनों के कितने हैं, u1 और u2 वेग है। अब ये m2 वाला आगे चल रहा है, u2 m1 इसके पीछे पीछे आ रहा है, ठीक है। तो m2 तो अपनी नॉर्मल स्पीड में चल रहा है, जबकि ये क्या है, m1 बहुत फास्ट स्पीड में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका वेग कितना है, u1 u2 से ज्यादा है, ये हमने लिख दिया। अब फास्ट स्पीड में आकर के ये क्या करेगा, m2 को पीछे से इसने टक्कर मार दी, तो टकराने की स्थिति में दोनों गाड़ियां कैसे बिल्कुल चिपक गई, ठीक है ना। तो ये इन दो बिल्कुल पास पास आ गई। फिर मान लो ये दोनों लड़ाई कर लिए होंगे, जो भी दोनों में कहा सुनी हो गई होगी, भाई
10 बातें, ठीक है। और लड़ने के बाद क्या, फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। तो टकराने की वजह से क्या हुआ, पीछे से आकर के, क्योंकि ये तो स्लो था, इसने आके इसको पीछे से टक्कर मारी, तो टकराने की वजह से क्या हुआ, M2 ज्यादा स्पीड के साथ आगे चला गया, ठीक है ना। तो वेग में परिवर्तन हो गया। और M1 जो पहले बहुत स्पीड में था, लेकिन टकराने के बाद वो थोड़ा रुक सा गया, तो इसीलिए दोनों के वेग में परिवर्तन आया। तो जो परिवर्तित वेग है हमने मान लिया V1 और V2 है। अब क्या हुआ कि अब इस स्थिति में M1 खुद तो, जैसे हम बहुत फास्ट चलते हैं लेकिन किसी चीज से टकरा के हम रुक जाते हैं ना, तो हमारा वेग तो कम हो गया, जबकि वो चीज जिससे हम टकराए थे वो थोड़ी और स्पीड में चली गई। तो V2 का वेग यहाँ पे क्या हो गया, V1 से ज्यादा हो गया। समझ में आ गया। तो ये तीनों कंडीशंस बना लो इनको। यहाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अभी हमने बस तीनों कंडीशन आपको बहुत अच्छे से एक ही डायग्राम में तीनों स्थितियां हमने बताई है कि किस प्रकार से इनमें टक्कर हुई, और टकराने से पहले, टक्कर की स्थिति में और टकराने के बाद में इन दोनों पिंडों की स्थिति कैसी रही, ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं, तो लिखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स्थिति को हम लिखें तो माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः M1 तथा M2 है। M2 है एक विमीय गति करते हुए एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है। टक्कर से पूर्व कणों का वेग या इसको हम क्या बोल सकते हैं, कणों का प्रारंभिक वेग क्रमशः कितना है, U1 एंड U2 है, तथा टक्कर के पश्चात कणों का परिवर्तित वेग, या इसे हम क्या कह सकते हैं, अंतिम वेग है कणों का, अंतिम वेग V1 तथा V2 वेक्टर। वेग सदिश राशि होती है ना, किसी निश्चित दिशा में होती है, तो वेक्टर साइन लगाना मत भूला करो, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः M1 M2 हैं, एक विमीय गति करते हुए एक दूसरे से टकराते हैं। ये एक विमीय है ना, एक विमीय आगे लिखा हुआ है, ठीक है। टकराते हैं। टक्कर से पूर्व कणों का वेग, या जिसे हम प्रारंभिक वेग कह सकते हैं, वो तो कितना है, क्रमशः U1 और U2, तथा टक्कर के पश्चात कणों का परिवर्तित वेग कितना है, V1 तथा V2। लिख लिया। डायग्राम ध्यान रखना आप लोग। अब आगे हम क्या करते हैं, यहाँ प्रत्यास्थ टक्कर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब टक्कर के दौरान क्या, संवेग तो इनका संरक्षित रहा होगा, तो हम क्या लिखेंगे आगे, अतः संवेग संरक्षण सिद्धांत से
से पूर्व कणों का वेग, कणों का कुल संवेग बराबर किसके होगा? टक्कर के पश्चात कुल संवेग की। कितना हो जाएगा? m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। समीकरण नंबर 1 डाल दो। ये तो हमने क्या देख लिया? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब क्योंकि प्रत्यास्थ टक्कर है तो गति ऊर्जा भी कैसी संरक्षित होगी, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से क्या लिख सकते हो? टक्कर से पूर्व कणों की कुल गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद, है ना। टक्कर से पूर्व बराबर टक्कर के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 1/2 से 1/2 तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, चारों के चारों। ठीक है ना, ये समीकरण नंबर 2 लिख लेना आप इसको पहले। तो समीकरण 2 है, इसमें हमने क्या किया? हाफ, दोनों तरफ हाफ हाफ आप कॉमन ले लो तो यहाँ से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बच गई? इसको रुक जाओ, हम इसको पहले और चेंज कर लेते हैं। तो m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर बराबर m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। अब हम क्या करें? 1 वाले दोनों एक तरफ ले लें और 2 वाले दोनों एक तरफ ले लें। m1 दोनों एक साइड में ले लूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास? m1u1 स्क्वायर माइनस m1v1 वेक्टर स्क्वायर इक्वल्स टू m2v2 स्क्वायर माइनस m2u2 स्क्वायर। ठीक है, m1 कॉमन ले लिया यहाँ से, यहाँ से हमने m2 कॉमन ले लिया तो क्या मिल गया हमारे पास? v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। नोट कर लो इतना। अभी हमने बस क्या किया? दोनों संरक्षण सिद्धांत लगाए हैं हमने। ठीक है,
चलिए आगे चलें। अब यहाँ देखो एक बार, इस समीकरण 1 से भी आप क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 से यहाँ भी आप दोनों तरफ m1 को कॉमन ले सकते हैं। तो m1 कॉमन लिया, हमें क्या मिल जाएगा, u1 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इक्वल्स टू m1 एक साइड ले आए और यहाँ m2 कॉमन लेने पे हमें क्या मिल जाएगा, v2 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं हम इसे, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और ऊपर इक्वेशन नंबर 3 आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करें, इसे आगे हमें बस सॉल्व करना है क्योंकि हमें इन दोनों वेगों के मान निकालने हैं, ठीक है ना, या इनमें क्या संबंध है हमें वो देखना है। वो देखने के लिए अब हम क्या करें, इस समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग दे दें। देखिए समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग देने पर क्या मिलेगा, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इसे डिवाइड कर दूं मैं, m1 u1 माइनस v1 बराबर m2, सॉरी डिवाइड करना है, इधर डिवाइड कर दूं मैं m2 v2 माइनस u2। m1 से m1 कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, ये u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन u1 माइनस v1। यहाँ हमारे पास क्या बच गया, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 माइनस u2, ठीक है। अब ये चीज कुछ आपको कैसी लग रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले जैसी है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते होंगे आप लोग सूत्र, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी लिखते हैं हम इस फॉर्मूले को। आप चाहो तो यहाँ लिख लेना ब्रैकेट में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। कैसे, इसको सॉल्व करके देख लो, यही मान आ रहा है क्या, देखो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है हमारे पास, मतलब सही है। तो हम इसे इस रूप में खोल देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस v1। ऐसे ही यहाँ भी हम खोल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, v2 माइनस u2 v2 प्लस u2 डिवाइडेड बाय v2 माइनस u2, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया हमारा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, u1 प्लस v1 बराबर v2 प्लस u2। ये हमारे पास कणों के वेग में क्या मिल गया, हमें इन दोनों में एक रिलेशन मिला कणों के वेग में, ठीक है। या फिर अगर हम u1 u2 कणों का प्रारंभिक वेग एक तरफ लें तो हमें क्या मिल जाएगा, u1 माइनस u2 बराबर हो जाएगा v2 माइनस v1 के। इसे आप लिख लो समीकरण नंबर 4। u1 माइनस u2 बराबर कितना हो गया, v2 माइनस v1 के बराबर हो गया, ठीक है। अब हमने कणों से पहले कैसा देखा था कि पहले हमारे पास u1 का मान ज्यादा था, हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें हमने क्या लिखा था कि पहले u1 का वेग कितना था, वेग u1 u2 से ज्यादा था। तो यहाँ u1 माइनस u2 हो रहा है, मतलब सही बात है, ज्यादा में से कम माइनस हो रहा है, ठीक है ना। और ऐसे ही टक्कर के बाद में क्या था, m2 द्रव्यमान का वेग बढ़ गया था, तो वहां पे क्या था, v1 लेस देन था v2 से। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, v2 माइनस v1 हो रहा है, मतलब सही है, दोनों तरफ बड़े में से छोटा माइनस हो रहा है।
मतलब हम क्या कह सकते हैं इसको, कणों से पहले कणों का आपेक्षिक वेग और बराबर कणों के बाद में आपेक्षिक वेग, ठीक है ना। टक्कर से पहले कणों का आपेक्षिक वेग आ रहा है और ये क्या आ रहा है, टक्कर के बाद में कणों का आपेक्षिक वेग, एक दूसरे के सापेक्ष इनका वेग कितना है। पहले इतना लिखो फिर आगे लिखते हैं। बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है ना, इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लिख लिया। तो देखो समीकरण 4 हमें क्या प्रदर्शित कर रही है कि कणों के आपेक्षिक वेग कैसे हैं, दोनों तरफ मान तो बराबर ही है लेकिन इनकी दिशा बदल गई है, ठीक है ना। क्यों, यहाँ तो u1 माइनस u2 आ रहा है जबकि यहाँ v2 माइनस v1 आ रहा है। या अगर इसे हम v1 माइनस v2 लिखना चाहें तो क्या समीकरण बन जाएगी, u1 माइनस u2 बराबर माइनस कॉमन ले लें अगर हम यहाँ से, तो हमारे पास v1 माइनस v2 हो जाएगा। तो कण टक्कर से पहले आपेक्षिक वेग u1 माइनस u2, टक्कर के बाद आपेक्षिक वेग v1 माइनस v2, परिमाण में बराबर है लेकिन माइनस भी आ रहा है। माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है कि इनकी दिशा विपरीत हो रही है, ठीक है ना। तो लिखो समीकरण 4 प्रदर्शित करता है एक विमीय टक्कर में एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर से पूर्व कणों का आपेक्षिक वेग तथा कणों का आपेक्षिक वेग परिमाण में तो कैसे होते हैं, समान, परंतु दिशा बदल लेते हैं, परंतु दिशा में विपरीत होते हैं, ठीक है। तथा द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं कर रहा कणों का वेग, तथा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते, यह हमें प्रदर्शित होता है समीकरण नंबर 4 से कि टक्कर से पूर्व कणों का अपेक्षित वेग, टक्कर के बाद कणों का अपेक्षित वेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है वेग, और दूसरा कि इन दोनों आपेक्षिक वेग परिमाण में तो समान होते हैं परंतु दिशा में कैसे हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब मान लो इस समीकरण 4 से हम क्या करें, आगे सॉल्व करते हैं। आगे हमें देखो क्या क्या मान मिलता है। समीकरण 4 से हम किसी भी अंतिम वेग का
का मान निकाल लेते हैं। मान लो हमने क्या निकाल लिया, v2। v2 बराबर कितना हो जाएगा, u1 माइनस u2 प्लस v1 के। ये वेक्टर साइन लगा लेना आप लोग, यहाँ भी छूट गए, जहाँ भी छूट जाए वहाँ खुद से भी लगा लिया करो, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, v2 का मान मिल गया u1 माइनस u2 प्लस v1 के बराबर, ठीक है। अब इस v2 के मान को अगर हम समीकरण 3 में रख दें तो v2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारे पास क्या थी, अभी इससे पहले हमने की थी जब हमने m1 m2 कॉमन ले लिया था, है ना। तो हमें वहां पे क्या मिला था, m1 u1 माइनस v1 बराबर m2 v2 माइनस u2, है ना। यही समीकरण मिली थी हमें, m2 v2 माइनस u2, ठीक है। ये थी समीकरण 3। तो यहाँ हम ये v2 का मान ये रख देते हैं, तो देखो क्या मिलेगा, m1 u1 माइनस v1 बराबर m2, अब ये v2 का ये मान रख दो, u1 माइनस u2 प्लस v1 और माइनस का u2 एज इट इज, ठीक है। खोल देंगे दोनों तरफ, m1 u1 माइनस m1 v1 बराबर m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1 माइनस m2 u2, ठीक है। ये मान आ गया हमारे पास। अब हम देखिए दोनों तरफ क्या कोई कॉमन चीज आ रही है क्या, दोनों तरफ हमें कॉमन तो कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो हम यहाँ से लिखें m1 u1 माइनस m1 v1। अब यहाँ पे हमें m2 का देखो, m2 u2 एक तो ये रहा माइनस का और एक m2 u2 ये रहा, तो माइनस माइनस के प्लस होकर के कितना हो गया, 2 m2 u2 के बराबर मिल गया हमें, ठीक है। तो अगर हम ये मान यहाँ ले आए प्लस 2 m2 u2 बराबर हमें कितना मिल गया, m2 u1 माइनस सॉरी प्लस m2 v1 मिल गया। इतना मान नोट कर लो पहले इतना। अब हम क्या करें कि v1 दोनों हम एक तरफ ले जाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से निकालना क्या है, v1 का मान निकालना है हमें। टक्कर के बाद में दोनों कणों के जो वेग में परिवर्तन हुआ था, तो अंतिम वेग क्या थे, v1 और v2, तो हमें वो v1 और v2 का मान निकालना है, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो v1 का मान निकालने के लिए हम क्या करें, v1 हम एक तरफ ले जाएं, तो हमें क्या मिल जाएगा, m1 u1 माइनस m2 u1, यहाँ एक्स्ट्रा है इसको मैं इधर ले आऊँ, m2 u1 और प्लस 2 m2 u2 है बराबर में कितना मिल जाएगा, m2 v1 प्लस ये m1 v1 हम यहाँ ले जाएं तो प्लस में m1 v1, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, हमने बस नॉर्मली सॉल्व किया है और बस चीज़ों को हम एक तरफ लेकर के आए। हमने क्या किया, इस पूरे को खोल दिया, ठीक है ना। यहाँ पे ये दोनों प्लस होकर के 2 m2 u2 मिल गया, बाकी पूरी चीज़ एज इट इज। हमने क्या किया, m1 u1 को प्लस ये 2 m2 u2, ये पूरी u1 u2 वाली चीज़ हम एक तरफ ले आए, ठीक है ना। u1 यहाँ पे m1 u1 था ही, 2 m2 u2 यहाँ पे था ही, और यहाँ जो हमारे पास एक u1 वाली टर्म थी इसको भी उठा के एक तरफ ले आए और v1 v2 वाली टर्म एक तरफ ले गए। तो v2 तो हमारे पास आ नहीं रहा, v1 आ रहा है, m2 v1 तो यहाँ है, ये ऐसी चीज छोड़ दिया, इसको भी हम इधर से उठा के उधर ले गए। हमने बस क्या किया, प्रारंभिक वेग u1 है चाहे u2 है वो एक तरफ ले आए और अंतिम वेगों को हम एक तरफ ले गए, ठीक है। बस नॉर्मली सॉल्व कर लेना है हमें, बस प्रारंभिक वेग को एक तरफ ले जाओ, चाहे u1 है तो चाहे u2 है तो, और अंतिम वेगों को एक तरफ। अब यहाँ आप देखो इन दोनों में से हम u1 कॉमन कर लेते हैं, u1 कॉमन कर लिया तो क्या मिल गया हमें, m1 माइनस m2
प्लस 2m2u2 एज इट इज। तो ये प्रारंभिक वेग u1 u2 आ गए दोनों एक तरफ। अब यहाँ हम क्या कॉमन ले लें, v1, तो हमें मिल जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ से v1 का मान हमें क्या मिल गया, u1 इंटू m1 माइनस m2 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, इसको हम इधर ले आके दोनों में भाग दे देंगे तो v1 का मान आ जाएगा प्लस 2m2u2 बटे m1 प्लस m2। ये आपके पास मान आ जाएगा v1 का। अंतिम वेग जो v1 है उसका मान हमारे पास ये हो गया। ठीक है, या इसे आप चाहो तो थोड़ा इस तरीके से भी लिख लो, v1 वेक्टर बराबर हम लिखें m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू में u2। ये मिल गया टकराने के बाद पहले m1 द्रव्यमान के कण का वेग। समीकरण नंबर 5 दे दो इसे। ठीक है, तो ये हमने समीकरण 4 से किसका v2 का मान निकाला था। अब ऐसे ही सेम हमें समीकरण 4 से हम किसका v1 का मान भी निकाल सकते हैं। तो समीकरण 4 से हम मान निकालें, आप लोग चाहो तो ये खुद भी कर सकते हो वैसे तो, लेकिन चलो फिर भी यहाँ पे करवा देती हूँ आपको। बस दूसरा हमें v1 का मान आ गया, अब हमें v2 का मान चाहिए, तो उसके लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। अभी हमने समीकरण 4 से किसका मान लेकर के किया था, हमने वहां से v2 का मान निकाला था और फिर उसको समीकरण 3 में रखा था। अब हम क्या करें, समीकरण 4 से फिर v1 का मान निकालें और फिर उसे समीकरण 3 में रखें। तो समीकरण 4 से v1 बराबर कितना हो जाएगा, u2 माइनस u1 प्लस v2, u2 माइनस u1 प्लस v2 के बराबर। ठीक है, v1 का मान, अब ये मान समीकरण 1 में रखने पर वेक्टर लगा लिया करो, v1 का मान समीकरण 3 में रखने पर तो बस वहां इसका मान रख करके और जैसे अभी सॉल्व किया था बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करो। आपको क्या मिल जाएगा, हमारे पास समीकरण 3 हमारी क्या हुई थी, m1 u1 माइनस v1, ये थी ना m1 इंटू में u1 माइनस v1, आप लोगों के पास तो लिखी हुई होगी। ठीक है ना, m1 इंटू u1 माइनस v1 बराबर में m2 इंटू में क्या मिला था, v2 माइनस u2। ठीक है ना, m2 इंटू में v2 माइनस u2, ये समीकरण 3 मिली थी हमें। अब हम यहाँ पे क्या करें, v1 का मान रख देते हैं। तो v1 का मान रखने से क्या मिलेगा, m1 इंटू में u1 एज इट इज माइनस v1, तो माइनस लगा दो सब पे, ये हो जाएगा माइनस का u2 प्लस का u1 और माइनस का v2। ठीक है, यहाँ समीकरण 4 से हमने v1 का मान निकाला, बिल्कुल सेम जैसे ये किया वैसे ही। पहले हमने v2 का मान निकाल करके समीकरण 3 में रखा था, तो हमें यहाँ से v1 का मान निकला। अब हम समीकरण 4 से v1 का मान निकाल के इसमें रखेंगे तो हमें यहाँ से v2 का मान निकलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ हमने u1 एज इट इज आ गया और माइनस v1 है तो इन सब में माइनस लगा दो, साइन चेंज हो गए सबके, लिख दिया। बराबर में हमारे पास क्या है, m2 इंटू में v2 माइनस u2 के बराबर है। बस एज इट इज इसको खोल करके सॉल्व कर लो। तो देखो m1 u1 माइनस m1 u2 प्लस m1 u1 माइनस m1 v2 बराबर में क्या मिल जाएगा, m2 v2 माइनस m2 v2। ठीक है, अब हम बिल्कुल सेम क्या करेंगे, फिर से प्रारंभिक वेगों को एक तरफ लेके आएंगे और अंतिम वेगों को एक तरफ लाएंगे। ठीक है, अब यहाँ हमें देखो क्या मिल गया, m1 u1 प्लस m1 u1, तो ये तो कितना हो गया 2m1 u1। ठीक है, माइनस का m1 u2 आ ही रहा है, तो इसे कहीं भी हमें ले जाने की जरूरत ही नहीं है।
ये एक्स्ट्रा आ रहा है माइनस एम वन यू वन, ठीक है, तो इसे हम उस तरफ ले जाएंगे। और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है एम टू यू टू, इसे हम यहाँ ले आते हैं, तो प्लस में एम टू यू टू, सारे अंतिम वेग सॉरी प्रारंभिक वेग सारे आ गए यू वन यू टू, ये दोनों तो प्लस होकर के टू एम वन यू वन आ गया, माइनस एम वन यू टू आ ही रहा है, इसे हमें कहीं नहीं छेड़ना, ठीक है ना। और ये एम टू यू टू प्रारंभिक वेग है ना, यू टू एम टू द्रव्यमान का, इसको भी हम इधर ले आए, तो इधर आके प्लस का तो ये हो गया। अब यहाँ हमारे पास क्या बचा है, एक तो बचा है एम टू वी टू, और दूसरा ये एम वन वी टू इधर आ रहा है, इसको भी हम उधर लेकर के जाएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा एम वन वी टू, ठीक है। सारे प्रारंभिक वेग यू वन यू टू एक तरफ, और अंतिम वेग हमारे पास क्या आ गया, वी टू आ गया। तो अब हम यहाँ से क्या करें, वी टू कॉमन कर लेते हैं, इन दोनों में से यू टू कॉमन कर लूँ मैं, प्लस का यू टू कॉमन ले लिया, तो क्या मिल गया एम टू माइनस एम वन बराबर, यहाँ से वी टू कॉमन कर लिया, एम वन प्लस एम टू, वी टू बराबर क्या हो जाएगा टू एम वन यू वन बटे एम वन प्लस एम टू प्लस एम टू माइनस एम वन बटे एम वन प्लस एम टू इंटू में यू टू। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 5 आया था लास्ट, तो ये समीकरण नंबर हो गया 6। किसका मान मिल गया हमें, V2 का, लिख लो, ठीक है ना, ये 2m1 बटे m1 प्लस m2 और m2 माइनस m1 बटे m1 प्लस m2 इंटू u2। तो ये दोनों समीकरण 5 और 6 से हमें क्या मिला, प्रत्यास्थ टक्कर के लिए कणों का अंतिम वेग, ठीक है। तो समीकरण 5 व 6 प्रत्यास्थ टक्कर के लिए कणों का अंतिम वेग प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रत्यास्थ टक्कर के लिए दोनों वेग निकाल लिए हमने, ठीक है। लिख लो इतना, अब हमें इसमें हम 3-4 केस देखेंगे, अलग अलग स्थिति में हमारे पास क्या मान आते हैं इनके, है ना। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया मान, ये देखो आपके पास V2 का मान तो ये है ही, और V1 का मान क्या आया था, मैं लिख लेती हूँ वापस, आप लोग मत लिखना, मैं लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास दोनों मान एक साथ लिखे हुए होने चाहिए ना, ठीक है ना। तो V1 का मान हमारे पास क्या आया था, m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू में u1 प्लस 2m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू में u2। ये मान आया था V1 का, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा था, आप लोग खुद भी देख सकते हो, एक मान से दूसरा मान आप लोग भी आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना।
ये हमारे पास दोनों वेगों के मान है। अब हम यहाँ से 3-4 अलग अलग स्थितियां पढ़ेंगे, ठीक है। पहली स्थिति जैसे हम पढ़ते हैं, लिखो केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या देखें हम, अगर मान लो अभी तो हमने माना है कि दोनों कण अलग अलग द्रव्यमान के हैं, ठीक है। अगर इन दोनों के द्रव्यमान सेम हुए तो स्थिति एक लिखो समान द्रव्यमान के लिए, समान द्रव्यमान के लिए। स्थिति एक आपकी, ठीक है। जैसे मान लो यदि m1 बराबर हुआ m2 के, m1 बराबर m2 हो तो v1 का मान देखो क्या आएगा हमारे पास, v1 वेक्टर का मान m1 बराबर m2 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे m1 के बराबर ही हो, m2 भी मतलब m1 हो, दोनों में माइनस होने की वजह से ये चीज तो हो जाएगी कैंसिल, जीरो हो गया। m1 बराबर m2 है, कुछ भी मान लो आप, या तो m2 को m1 मान लो या m1 को m2 मान लो, लेकिन दोनों कैसे माइनस होने की वजह से जीरो हो गया ये टर्म, तो यहाँ बच जाएगा। अब यहाँ जैसे मान लो मैं m2 के बराबर मान रही हूँ, तो ये क्या है मेरे पास 2m2 बटे m1 भी किसके m2 के बराबर हो जाएगा, तो m2 प्लस m2 और इंटू में u2 है ही, चाहो तो आप यही कर लो। v1 का मान हम देख रहे हैं तो ये तो जीरो आ गया, प्लस में 2m2 बटे m2 प्लस m2 इंटू में u2 बराबर क्या मान आ जाएगा, 2m2 बटे में 2m2 u2। मतलब कि यहाँ से हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं, v1 बराबर तो कितना आ जाएगा u2 के, और दूसरा v2 का मान देखें, यहाँ पे भी देखो दोनों को अगर हम समान माने तो 2m1 बटे m1 प्लस m1 मान लें हम दोनों को बराबर, और u1 वेक्टर है ही, प्लस अब यहाँ पे ये दोनों माइनस है, कुछ भी मान लो आप, जीरो आएंगे दोनों आपस में तो ये मान हो जाएगा जीरो, ये भी 2m1 तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास v2 बराबर क्या बच जाएगा, u1 वेक्टर। मतलब कि समान द्रव्यमान के लिए आप देखो तो कणों के पहले वेग क्या थे, u1 u2, और बाद में थे v2 v1, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, आपस में बिल्कुल एक्सचेंज कर लिया, मतलब समान द्रव्यमान के लिए v1 का मान तो आ जाएगा u2 के बराबर, मतलब कि बाद में पहले द्रव्यमान m1 द्रव्यमान के वेग के बराबर आ जाएगा, सॉरी पहले टक्कर से पहले जो m2 द्रव्यमान का वेग था u2 उसके बराबर में आ जाएगा v1, टक्कर के बाद पहले वेग का कण का द्रव्यमान, कण का वेग, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, v2 बराबर हो जाएगा u1 के, टक्कर के बाद दूसरे कण का वेग जो है m2 द्रव्यमान का वेग किसके बराबर हो जाएगा, m1 द्रव्यमान के वेग के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि इस स्थिति में टक्कर के पश्चात इनके वेगों का क्या हो जाता है, विनिमय हो जाता है या एक्सचेंज हो जाता है, अर्थात एक कण का प्रारंभिक वेग दूसरे कण का अंतिम वेग हो जाता है। एक कण का प्रारंभिक वेग क्या हो गया, दूसरे का अंतिम वेग हो गया, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड केस देखो, सेकेंड केस में अगर हम ये देखें कि टक्कर से पहले, और हम ये मान लें कि एक कण कैसा था, बिल्कुल रुका हुआ मान लेते हैं। पहले हमने क्या माना था, स्टार्टिंग में जो मैंने आपको तीनों डायग्राम बताए तो उसमें हमने क्या माना था कि शुरुआत में जो m2 कण था, उस m2 द्रव्यमान का जो कण था उसका वेग u2 वो थोड़ा सा कम था, और जो m1 द्रव्यमान था वो कैसा बहुत ज्यादा वेग के साथ आ रहा था, है ना, तो उसने आकर के m2 को टक्कर मारी थी, ठीक है। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि वो जो m2 का वेग कम था, हम ये मान लेते हैं कि वो लगभग बिल्कुल जीरो था, मतलब m2 कैसा है, बिल्कुल विराम अवस्था में हम मान लेते हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि यदि टक्कर से पूर्व, स्थिति दो क्या होगी, यदि टक्कर से पूर्व द्रव्यमान m2 विरामावस्था में है,
m2 विरामावस्था में होने का मतलब क्या हो गया, u2 बराबर 0। m2 का वेग कितना था, m2 द्रव्यमान का वेग u2 ही तो था। विरामावस्था में होने का मतलब क्या हो गया, एक मिनट, सॉरी। हाँ, तो टक्कर से पहले हम ये मान लें कि हमारा एक कण m2 कैसा है, विराम अवस्था में है। तो विराम अवस्था में होने का मतलब क्या हो गया, u2 बराबर 0 हो गया। अब u2 0 होने पर v1 और v2 के मानों में क्या परिवर्तन होगा, तो v1 बराबर तो देखो क्या हो जाएगा, u2 0, मतलब ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। तो सिर्फ क्या बच जाएगा हमारे पास, m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू में u1। ठीक है, और ऐसे ही v2 वेक्टर बराबर हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे भी u2 0 होने पर ये टर्म कम्प्लीटली 0 हो जाएगी। तो हमारे पास बच जाएगा 2m1 u1 बटे m1 प्लस m2। लिख लो, इजी इजी सी चीजें है ना, आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा ये, इसमें कुछ खास ऐसा करने जैसा नहीं है। अब यहाँ पे हम एक और चीज निकालना चाहें इस स्थिति में कि देखो पहला कण जो है वो तो गति कर रहा है, दूसरा कण हमने m2 द्रव्यमान बोला है कि विरामावस्था में है। अब पहला कण कुछ भी गतिज ऊर्जा के साथ में दूसरे कण को टक्कर मारेगा, और टक्कर के बाद में तो दूसरा कण भी गति कर ही जाएगा। भाई टक्कर से पूर्व हमने बताया कि द्रव्यमान m2 विराम अवस्था में, मतलब ये रुका हुआ है, और पीछे से जो कण आ रहा है वो बहुत फास्ट आएगा, तो वो इसको टक्कर मारेगा, टक्कर के बाद क्या, ये भी कुछ गति कर जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कि प्रथम कण के टक्कर के कारण पहले कण की कुछ गतिज ऊर्जा इस दूसरे कण को मिल जाएगी। ठीक है ना भाई, एक द्रव्यमान तो कैसा बताया हमने, m2 बिल्कुल विराम अवस्था में बताया, ये देखो ये है m2, ये बिल्कुल रुका हुआ है, ठीक है, और m1 इसकी तरफ गति करके जा रहा है, तो m1 जाकर के इसको टक्कर मारेगा। अब टक्कर के बाद तो ये भी कुछ उछल के आगे जाएगा ना, तो ये भी गति कर जाएगा। अब इसके पास वो गतिज ऊर्जा कहाँ से आई, तो m1 ने अपनी कुछ गतिज ऊर्जा का भाग ही तो इसको दिया। अब इसने कितना भाग दिया हम वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इस केस में ही लिखना आपके आगे, इसमें ये लिखो कि अतः प्रथम कण की गतिज ऊर्जा का वह भाग जो दूसरे कण को स्थानांतरित होता है, ठीक है। पहले कण की गतिज ऊर्जा का कितना भाग इस दूसरे कण को स्थानांतरित हो जाता है, तो हमें वो गतिज ऊर्जा की मान का हमें पता करना है कि कितना मान इसका स्थानांतरित होगा। तो के फाइनल बराबर कितना हो जाएगा, के फाइनल क्या है, अंतिम गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो 1/2 m2 v2 स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर होती है ना, ठीक है। तो m2 की बात कर रहे हैं, तो m2 का कण के टक्कर के बाद में कितना वेग हो जाता है v2, तो इसलिए हाफ m2 v2 स्क्वायर और बटे में हाफ m1 u1 स्क्वायर, ठीक है ना। पहले वाले का हम भाग दे देंगे हाफ m1 u1 स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम यहाँ पे v2 का मान रख देते हैं, अभी v2 का मान हमने कितना निकाला था इसी कंडीशन में, v2 बराबर हमने निकाला था जब u2 0 था, तो ये हमारे पास आया था 2m1 u1 बटे m1 प्लस m2।
ठीक है ना। U2 का मान 0 था तो हमारे पास V2 का ही मान आया था। अब यदि V2 का मान हम इस समीकरण में रख देते हैं 2m1u1 बटे m1 प्लस m2, ये मान इस समीकरण में रखने पर देखो V2 का मान रखने पर KF बराबर कितना हो जाएगा, हाफ से हाफ तो पहले ही कट चुका है, m2 V2 का मान देखो 2m1u1 बटे m1 प्लस m2, इस पूरे का होल स्क्वायर और बटे में कितना बच जाएगा m1 u1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको हम खोल दें तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ आगे कर रही हूँ के फाइनल बराबर m2 तो है ही पहले से हमारे पास, इसको हमने खोला तो देखो क्या मिल गया हमें 4 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर और बटे में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये तो इसका मान मिल गया और बटे में हमारे पास m1 u1 स्क्वायर है ही है। ठीक है, अब यहाँ देखो u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर तो हमारा कट गया, m1 से एक m1 भी कट गया, क्या बच गया हमारे पास 4 m1 m2 बटे में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर के बराबर हमारे पास बच गया। अब हम यहाँ पे अगर जो हमने स्थिति 1 ली थी वो कंडीशन भी हम यहाँ लगा देते हैं, क्या कि अगर दोनों द्रव्यमान भी बराबर हैं, ठीक है ना, तो यहाँ इसके आगे लिखो यदि स्थिति 1 भी, स्थिति फर्स्ट जो हमने स्थिति लिखी थी, यदि स्थिति 1 भी मान्य हो तो क्या होगा, m1 बराबर होगा m2 के। अब m1 बराबर m2 लगाने से हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ आगे करूँ मैं, m1 बराबर m2 यहाँ हम रखते हैं तो k फाइनल का मान क्या मिल जाएगा 4 m1 स्क्वायर मान लो इसको, बटे में इन दोनों को भी m1 प्लस m2 है, दोनों को m1 के बराबर माने तो ये क्या हो गया 2m1 का स्क्वायर बराबर 4m1 स्क्वायर और बटे में ये भी कितना हो गया 4m1 स्क्वायर कट गया, तो के फाइनल का मान कितना हो गया बराबर 1। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि दूसरे कण की पूरी एक का मतलब एक तरह से पूरा 100% गतिज ऊर्जा दूसरे पिंड को स्थानांतरित हो जाती है। इसका मतलब जब पहला कण विराम अवस्था में था, जब दूसरा कण m2 द्रव्यमान विराम अवस्था में था और पहले कण ने आकर के उसको टक्कर मारी, तो टक्कर के बाद इसका मतलब पहला कण तो रुक जाएगा क्योंकि वो अपनी पूरी 100% गतिज ऊर्जा किसको m2 द्रव्यमान को दे देगा और m2 द्रव्यमान इस गतिज ऊर्जा के साथ में आगे गति करने लग जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति से ये समझ में आ गया, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि अर्थात प्रथम कण की संपूर्ण गतिज ऊर्जा द्वितीय कण को स्थानांतरित हो जाती है। लिख लो, अर्थात प्रथम कण की संपूर्ण गतिज ऊर्जा दूसरे कण को स्थानांतरित हो जाती है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, बस सॉल्व किया है हमने नॉर्मली। ठीक है ना, तो ये केसेस आपके इंपॉर्टेंट है, ये केस कई बार पूछ भी लेते हैं एग्जाम में, और ये वाला केस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो अभी हमने बात की गतिज ऊर्जा से रिलेटेड, इसका प्रयोग हम करेंगे आगे जब हम न्यूट्रॉन्स का अवमंदन पढ़ेंगे। इसके आगे टक्कर के बाद आपका एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा न्यूट्रॉन का अवमंदन, तो वहां पे भी हम इस लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे कि जब पहला कण अपनी संपूर्ण गतिज ऊर्जा दूसरे कण को दे देता है, खुद विराम अवस्था में चल जाता है और अपनी पूरी गतिज ऊर्जा अगले कण को दे देता है। ठीक है ना, तो इसलिए ये फैक्टर आप लोग ध्यान रखना, वहां अगर मैं बोलूँ तो आपको ये केस ध्यान आ जाना चाहिए कि हाँ, कि हमने प्रत्यास्थ टक्कर में केस पढ़ा था
कि जब पहला कण खुद विरामावस्था में आके अपनी पूरी, एक का मतलब पूरा 100% अपनी गतिज ऊर्जा दूसरे कण को स्थानांतरित कर देता है। क्लियर, समझ आ गया? तो इस तरीके से ये हमने पढ़ा। एक दो और केसेस हैं आपके इससे रिलेटेड ही हम देखेंगे कि अगर M2 कण का द्रव्यमान ज़्यादा हो तो, अगर M1 द्रव्यमान ज़्यादा हो तो, ठीक है, तो वो हम करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही।